हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं काइनेमेटिक पैरामीटर्स। इससे पिछली वीडियो में आप सबने देखा कि हम पोजीशन वेक्टर और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रेफरेंस फ्रेम नाम की क्वांटिटी भी हमने समझी। मोशन क्या होती है, कब कोई पार्टिकल स्टेट ऑफ मोशन में होता है, कब कोई पार्टिकल स्टेट ऑफ रेस्ट पे होता है, ये सब चीजें हमने पिछली वीडियो में समझी। तो लेट्स कंटिन्यू काइनेमेटिक पैरामीटर्स। आज के जो दो टॉपिक रहेंगे अपने, वो हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से क्या मतलब है, किस तरह से उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसी भी तरह की मोशन हो, चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन हो, चाहे कर्वी लीनियर मोशन हो। कर्वी लीनियर मतलब कर्व्ड पाथ पे अगर मोशन हो। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको लग रहा होगा सर डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड होता है, ये एवरेज स्पीड कहां से आ गया। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि जो तुमने 7th क्लास में पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो चीज केवल और केवल तब वैलिड होती है जब स्पीड कांस्टेंट हो। उसके बाद तुम 9th क्लास में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो कि एक्सलरेशन नाम की एक चीज भी होती है, जो हम दोबारा पढ़ेंगे। क्लास 11th के सिलेबस में भी वो है, तो दोबारा उसको वो अगली से अगली वीडियो में वो दोबारा से अपीयर होगा, एक्सलरेशन, एवरेज एक्सलरेशन। तो ये बात ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम या किसी भी मोशन का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम स्पीड नहीं होता, एवरेज स्पीड होता है। हाँ, एवरेज स्पीड ही स्पीड के बराबर हो जाएगा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो। स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है तो इन जनरल डेफिनेशन इज एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर देखो एक एरो भी बना हुआ है, मतलब एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग एनी मोशन, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब बेसिकली कि फाइनल जो टाइम जब मोशन खत्म हुई और माइनस इनिशियल टाइम जब मोशन स्टार्ट हुई, उसको डेल्टा टी सिंबल से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस अपने को दिमाग में रखनी है, इन जनरल डेफिनेशंस हैं चाहे किसी भी तरह की मोशन हो। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसमें ध्यान से नोट करने वाली बातें क्या है, एक तो दोनों, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, है तो ऐसा यूनिट तो इनकी मीटर ही रहेगी। अपॉन टाइम की ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड रहती है। तो दोनों की ही ऐसा यूनिट ऑफ बोथ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। पहला नोट। नोट नंबर 2, अगर स्पीड कांस्टेंट हो, ये मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी, अगर स्पीड किसी पार्टिकल की चाहे कर्व्ड पाथ हो चाहे स्ट्रेट लाइन पाथ हो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एवरेज स्पीड। सिंपल लॉजिक ये है, जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें 3 नंबर्स देता हूं, मान लो x1, x2, x3, इन तीनों की अगर एवरेज निकालनी है तो कैसे निकालते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, है ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें 3 नंबर्स दूं, मान लो 2,2,2, 3 नंबर्स हैं, इन तीनों की एवरेज क्या होगी, तो ऑब्वियसली 2 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 3 करोगे तो क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। तो मतलब अगर पूरे टाइम ड्यूरेशन में, पूरी मोशन में स्पीड की अगर एक ही वैल्यू है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू भी वही आएगी। दैट इज सिंपली कॉमन सेंस, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। नोट नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सोचो क्यों, वेक्टर्स पढ़ चुके हो सभी बच्चे। एवरेज वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी। व्हाई? बिकॉज किसी भी वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती अगर वो स्केलर पॉजिटिव है। तो टाइम, ऑब्वियसली टाइम ड्यूरेशन किसी भी मोशन की ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की जो भी डायरेक्शन होगी वही एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। मतलब एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन का मोशन की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का मोशन की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट क्या था, याद करो, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर, जो कहीं भी हो सकता है, कर्व्ड पाथ में कॉर्ड हो सकता है, कॉर्ड के अलोंग। बाकी हाँ, स्ट्रेट लाइन पाथ है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस है या जिस डायरेक्शन में पाथ ट्रेवल हुआ है। स्ट्रेट लाइन जिस डायरेक्शन में है। नोट नंबर 4, डिस्टेंस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है,
है ना। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है, या डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो एवरेज स्पीड भी हेंस एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ी होगी किसी भी मोशन के दौरान, या इक्वल हो सकती है। इक्वल कब होंगी? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। वो कब इक्वल होते हैं? जब पार्टिकल बिना मुड़े स्ट्रेट पाथ में चला जाए, बिना मुड़े मतलब वापस आना नहीं है उसको, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर स्ट्रेट पाथ में चला गया विदाउट एनी रिवर्स मोशन, देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे मैग्नीट्यूड में, और एवरेज स्पीड भी बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। अदरवाइज हमेशा एवरेज स्पीड बड़ी होगी। सिंपली टाइम टेकन तो एक ही रहना है, तो डिस्टेंस अगर बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से तो एवरेज स्पीड भी बड़ी होगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। आई होप सिंपल कंसेप्ट है, सबको क्लियर हो रहा होगा। चलो कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल, a car is moving on a straight horizontal road such that it travels 1/3 distance of total journey with speed 40 km per hour and the remaining 2/3 journey with 70 km per hour। बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी, और बताना है कि एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में क्या कोई फर्क है या नहीं है, यस या नो। तो बोला क्या गया है, सबसे पहले तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, यस या नो में देना है। तो बोला क्या गया है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है और स्ट्रेट उसने मोशन की है। स्ट्रेट मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, अभी अभी हमने ये बात की। तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स एकदम बराबर होंगे। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो नो हो गया। अब सवाल ये उठता है कि एवरेज स्पीड है कितनी। तो मान लेते हैं ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसपे वो गाड़ी मूव करके गई, ये ए पोजीशन पे स्टार्ट हुई, बी पोजीशन पे उसकी जर्नी खत्म हो गई, ठीक है। 1/3 डिस्टेंस, अंदाजे से 1/3 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो यहां से यहां x/3 का डिस्टेंस उसने 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया, और बाकी बचा हुआ, इसको सी पॉइंट नाम दे देते हैं कुछ, 1/3 डिस्टेंस तक सी पॉइंट है, और बाकी रिमेनिंग 2/3 डिस्टेंस मतलब 2x/3 का डिस्टेंस उसने 70 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। तो अभी अभी हमने एक पॉइंट नोट किया था कि अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो स्पीड और एवरेज स्पीड में कोई फर्क नहीं है, मतलब ए से सी तक की स्पीड भी 40 है, एवरेज स्पीड भी 40 है, सी से बी तक स्पीड भी 70 है, एवरेज स्पीड भी 70 है। मतलब स्पीड को हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं एसी पाथ में और सीबी पाथ में सेपरेटली। बट टोटल पाथ अगर ए से बी की बात करें तो एवरेज स्पीड वी एवरेज कैन बी रिटन एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमने कुछ लेट किया हुआ है एक्स किलोमीटर मान लेते हैं, इसे एक्स किलोमीटर्स में है, अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना लगेगा, टाइम जो है ए से सी तक का टाइम प्लस सी से बी तक का टाइम। अब ए से सी तक का टाइम कितना है, ए से सी तक का टाइम होगा, टाइम को अपन लिख सकते हैं यहां पे डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, ठीक है। एक तो बचपन वाला फॉर्मूला भूल जाओ एकदम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं होता, टाइम डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड होता है। तो इस टाइम को डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, ए से सी तक का डिस्टेंस ये है x/3 अपॉन ए से सी तक की एवरेज स्पीड स्पीड के बराबर है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज 40, ठीक है। x/3 किलोमीटर में है और ये 40 किलोमीटर पर आवर में है। यूनिट्स भी साथ साथ लिखते रहते हैं, यूनिट्स को भी अपन कैंसिल कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के दौरान, जिस तरह से नंबर्स कैंसिल होते हैं। सी से बी तक का टाइम, सी से बी तक का टाइम होगा सी से बी तक का डिस्टेंस दैट इज 2x/3 अपॉन सी से बी तक की एवरेज स्पीड दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। अगेन स्पीड और एवरेज स्पीड में कोई फर्क नहीं है, एसी पाथ में सेपरेटली और सीबी पाथ में सेपरेटली। तो यहां से तुम्हें दिख रहा है न्यूमरेटर में भी 1 किलोमीटर है, डिनोमिनेटर में भी 1 किलोमीटर कॉमन निकल जाएगा, तो किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। और नेट जो आंसर है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में अगर तुम देखो किलोमीटर पर आवर है यूनिट, तो अपना जो भी फाइनल आंसर आने वाला है वो है किलोमीटर में। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक्स की हमें जरूरत ही नहीं है, एक्स गिवन भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है क्योंकि कट रहा है, न्यूमरेटर में भी एक एक्स की टर्म है, डिनोमिनेटर में भी एक एक्स की टर्म है, तो सब कुछ कट करके मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक एक्स कट गया, 1 बचा ऊपर,
नीचे क्या बचा, यहां से एक x कट चुका है तो ये हो गया 1/120 और ये हो गया 2/3 अपॉन 70 मतलब 2/210 इतने किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर कट गया, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो किलोमीटर पर आवर था वो ऊपर आ गया यूनिट बन के। तो ये 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 इंटू 105 होता है 210। तो ये अपना आंसर बन रहा है 120 और 105 एलसीएम ले रहा हूं, ऊपर लेके आ रहा हूं 120 को भी 105 को भी अपॉन 105 प्लस 120 इतने किलोमीटर पर आवर। दिस इज 56 किलोमीटर पर आवर आफ्टर सॉल्विंग। पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आराम से तुम वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। तो एक इजी इलस्ट्रेशन, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 2। A car is moving on a straight horizontal road such that it travels 1/3 of total time with speed v1। अब v1 की यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखी तो हम भी यूनिट की टर्म्स में बात नहीं करेंगे, हम v1 और v2 की टर्म्स में ही बातें करेंगे। एंड रिमेनिंग जर्नी, रिमेनिंग मतलब बाकी 2/3 टाइम जो है वो उसने स्पीड v2 से ट्रेवल किया। फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। फिर से अगेन एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। मान लेते हैं ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसपे गाड़ी चल के गई ए से बी पोजीशन पे। ए से 1/3 टाइम की बात है, अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, तो टोटल टाइम अपन मान लेते हैं कुछ टी टाइम लगा ए से बी जाने में, टोटल टाइम टी लगा लेट्स से। तो 1/3 टाइम यहां से ए से सी तक 1/3 टाइम में मतलब t/3 टाइम में उसने v1 स्पीड से जर्नी की और बाकी 2t/3 टाइम में उसने v2 स्पीड से जर्नी की गाड़ी ने। तो बताना है एवरेज स्पीड क्या है। अगेन एक इजी इलस्ट्रेशन है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगेन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में यहां भी कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल या गाड़ी कभी नहीं मुड़ी रास्ते में, ना लेफ्ट राइट टर्न लिया ना ही यू टर्न लिया गाड़ी ने। तो एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, AC का डिस्टेंस प्लस CB का डिस्टेंस, अभी लिखते हैं, अपॉन टोटल टाइम हमने T मान रखा है। अब AC का डिस्टेंस, AC डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम या एवरेज स्पीड ऑफ AC इनटू टाइम। तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग AC कितनी रही, v1, क्योंकि A से C तक तो पूरे रास्ते v1 स्पीड कांस्टेंट ही थी तो हम स्पीड को ही एवरेज स्पीड बोल सकते हैं, इनटू टाइम t/3 प्लस C से B तक की स्पीड या एवरेज स्पीड v2, C से B तक का टाइम 2t/3 होल अपॉन टोटल टाइम। तो ये बन रहा है, t की टर्म तुम देख सकते हो कैंसिल हो रही है, t कैंसिल होने के बाद बचा क्या, ये बच रहा है v1 प्लस 2v2 होल अपॉन 3। तो दिस इज अवर आंसर। बहुत ही आसान सवाल, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एवरेज स्पीड किस तरह से निकालनी है, एवरेज स्पीड में कोई स्पीड्स की एवरेज मत ले लेना, v1 प्लस v2 बाय 2 मत बोल देना, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ा रहा हूं यहां पे मैं। A bike is moving on a straight horizontal road such that it travels half of the total distance with speed v। ठीक है, अगेन फिर से स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है, मान लेते हैं ये अपनी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है A से B तक। A इज द इनिशियल पॉइंट, B इज द फाइनल पॉइंट। आधा डिस्टेंस उसने V स्पीड से ट्रेवल किया। तो आधा डिस्टेंस, अब डिस्टेंस दे नहीं रखा तो डिस्टेंस भी कुछ मान लेते हैं, लेट्स से टोटल डिस्टेंस x मान लेते हैं A से B तक का। तो आधा डिस्टेंस मतलब ये C पॉइंट तक का डिस्टेंस मतलब x/2 उसने ट्रेवल किया V स्पीड से। और बाइक राइडर रियलाइजेस दैट ही इज गेटिंग लेट का मतलब सो ही इंक्रीजेस द स्पीड टू 2v फॉर हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम। अब ये रिमेनिंग टाइम की बात क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाइक राइडर है इसने किसी को टाइम दे रखा है मिलने का और जो टाइम बचा है वो काफी कम बचा है, गेटिंग लेट है, लेट हो रहा है वो, तो उसने अपनी स्पीड 2v बढ़ा दी, 2v कर दी अपनी स्पीड v से बढ़ा के। तो कुछ देर के लिए उसने 2v स्पीड कर दी आगे क्योंकि वो लेट हो रहा था। कितनी देर के लिए की पता नहीं, हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम। हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम का मतलब अब ये जो
सी तक तो जो टाइम बीतना था बीत चुका है, सी से बी तक का टाइम, सी से बी तक का टाइम जो है उसको कुछ मान लेते हैं, टाइम फ्रॉम सी टू बी, इसको लेट्स से टी मान लेते हैं, ठीक है। टोटल टाइम नहीं है, ध्यान रखना, सी से बी तक का टाइम टी मान लिया। एक तो हमने मतलब ये एक्स सिंबल को लेट किया है, एक टी सिंबल को लेट किया है, ये सब चीजें क्वेश्चन में नहीं दे रखी। तो टी टाइम बचा था बी पोजीशन तक पहुंचने के लिए, आधा टाइम वो 2v स्पीड से ट्रेवल किया, मान लेते हैं आधे टाइम में वो यहां m पोजीशन तक पहुंचा, और उसके बाद टू रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम ही हैज टू ट्रेवल विद स्पीड 3v फॉर द रिमेनिंग जर्नी। m से b तक उसने 3v की जर्नी की, मतलब c से m तक का जो टाइम लगा वो t/2 लगा, और m से b तक का जो टाइम लगा वो t/2 लगा, ठीक है। t क्या है, c से b तक का टाइम। फाइनली वो सही टाइम पे b पोजीशन पे पहुंच गया। फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। तो यहां पे अब अपने दो वेरिएबल्स हैं जिन दोनों को हमें एलिमिनेट करना होगा, ना तो x गिवन है और ना ही t गिवन है, सिर्फ v की टर्म्स में बातें हो रही है क्वेश्चन में, तो आंसर भी सिर्फ v की टर्म्स में ही हमें देना होगा, x और t गिवन नहीं है। चलो अपना एक ही डेफिनेशन हमने पढ़ी है वही यूज करेंगे, हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने x मान रखा है और हम होप कर रहे हैं x कट जाए किसी तरह से, अपॉन टोटल टाइम में a से c तक का टाइम प्लस c से b तक का टाइम, या c से m तक का टाइम प्लस m से b तक का टाइम। अब x तभी कटेगा जब यहां डिनोमिनेटर में सब कुछ x की टर्म्स में, ये तीनों टर्म्स x की टर्म्स में आ जाए तो x कट जाएगा और फाइनल आंसर v की टर्म्स में हमें मिल जाएगा। तो x की टर्म्स में इनको लिखने की कोशिश करनी है। टाइम फ्रॉम a टू c, a से c तक का टाइम कैसे सोचेंगे, a से c तक में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, x/2। स्पीड या एवरेज स्पीड दोनों की ही वैल्यू v है, केवल a से c को देख रहा हूं मैं अभी, तो a से c तक के टाइम में टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस x/2 अपॉन स्पीड v या एवरेज स्पीड v, डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड इज टाइम, प्लस c से m तक का टाइम पता नहीं, m से b तक का टाइम पता नहीं, क्योंकि c से m का डिस्टेंस भी नहीं पता हमें और टाइम भी हमने लेट किया हुआ है t की टर्म्स में, तो पता नहीं, t लिख देते हैं। cm में t/2 है, mb में t/2 है, तो टोटल t, इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये अब हमें t की तलाश है x की टर्म्स में, अगर t हमें x की टर्म्स में मिल गया तो x कट जाएगा और t तो वैसे ही पुट हो जाएगा x की टर्म्स में। तो t को x की टर्म्स में लिखने के लिए फोकस करो सभी बच्चे c से b की मोशन में। c से b की मोशन में हमें टोटल cb डिस्टेंस तो पता है ना कितना है, cb की वैल्यू कितनी है, टोटल डिस्टेंस का हाफ, c से b तक का टोटल डिस्टेंस है x/2। तो मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं फ्रॉम c टू b, क्योंकि हमें टाइम की वैल्यू चाहिए x की टर्म्स में, इसलिए c से b की मोशन पे फोकस कर रहे हैं। c से b तक का टोटल डिस्टेंस है x/2 इज इक्वल टू, इस टोटल डिस्टेंस को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे, cm प्लस mb। अब cm कितना डिस्टेंस है, cm डिस्टेंस है उसकी स्पीड, cm c से m तक की स्पीड इनटू c से m तक का टाइम, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड भी 2v ही होगी, प्लस सिमिलरली m से b तक की स्पीड इनटू m से b तक का टाइम। तो यहां से हमें t और x में एक रिलेशन मिल गया, ये बन रहा है कितना, 2vt प्लस 3vt 5vt/2, या यहां से हमें x मिल गया, x इज इक्वल टू 5vt। अब चाहो तो तुम x को 5vt डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में, या टाइम को x/5v डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में, जो भी है सारी टर्म्स अपनी कट जाएंगी। तो अगले स्लाइड पे मैं जा रहा हूं, इक्वेशन 1 को उठा रहा हूं फिर से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x अपॉन x/2v प्लस t। तो x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं यहां पे 5vt, तो एवरेज स्पीड हो गई 5vt अपॉन x/2v, x/2v करेंगे तो ये बनेगा 5vt अपॉन 2v प्लस t। आई होप क्लियर होगा सबको। पुट किया है मैंने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, तो सब कुछ t की टर्म्स में आ गया और t कटता हुआ नजर भी आ रहा है। तो ये बन रहा है अपना 5v अपॉन 5/2 प्लस 1, t की टर्म कट गई है, कॉमन निकलने के बाद t कट जाएगा, 5v अपॉन 5/2 प्लस 1,
which is coming out to be 5v upon 7/2. आंसर इज 10v/7. तो एवरेज स्पीड उसकी इस मोशन के दौरान 10v/7 रही. थोड़ा सा लेंदी हो गया सवाल ये, बट फिर भी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ये. ऑप्शंस के अंदर इस तरह की 4 ऑप्शंस डाल दी जाएंगी, तो सिंगल करेक्ट में, मेडिकल में, आईआईटी में ये पूछा जा सकता है, जेईई मेन में भी. तो सबको समझ में आना चाहिए, जब भी हम मुसीबत में फंसेंगे किसी भी तरह की, तो क्वेश्चन में दिया हुआ डाटा ही हमें मदद करेगा और कुछ नहीं है. अपना दिमाग लगाना है अपने को. आगे बढ़ते हैं. चौथा सवाल. अ व्हीकल मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड v टेक्स अ यू टर्न. ठीक है, डायग्राम बना रखा है. नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे, वेस्ट लेफ्ट, ईस्ट राइट. एक गाड़ी है जो जा रही है नॉर्थ की तरफ जा रही है और यू टर्न लिया उसने सेमी सर्कुलर पाथ से ऑफ रेडियस r एज शोन. ए से बी तक उसने एक यू टर्न लिया और फिर साउथ की तरफ जाने लगी. बताना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द यू टर्न इफ, मतलब ए से बी तक की ही मोशन को कंसीडर करते हुए. ए से पहले क्या हुआ था और बी के बाद क्या होगा वो नहीं है, कंसीडर नहीं करना अपने को. ए से बी तक की मोशन में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हमें बतानी है कितनी होगी. इफ देयर इज नो चेंज इन स्पीड थ्रू आउट द मोशन. तो अगर कोई चेंज नहीं है स्पीड में तो एवरेज स्पीड तो v के बराबर ही होगी. एवरेज स्पीड तो v के बराबर ही होगी. ये तो अभी मैंने नोट में ही लिखवाया है. एवरेज स्पीड और स्पीड में कोई अंतर नहीं होता अगर स्पीड कांस्टेंट है तो. अब बची बात एवरेज वेलोसिटी की. एवरेज वेलोसिटी कैसे सोचेंगे? एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन पे जाओ. एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से बी तक की मोशन की डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर. तो ए से बी तक का ये ब्लू कलर वाला वेक्टर, ये है अपना डिस्प्लेसमेंट जो कि ईस्ट की तरफ है. तो डिस्प्लेसमेंट है, इसके मैग्नीट्यूड कितना है डिस्प्लेसमेंट का दिख ही रहा है, डायमीटर ऑफ सर्कल है. तो ये हो गया 2r. 2r इज द मैग्नीट्यूड ईस्ट की तरफ. डायरेक्शन भी यहां लिख देता हूं. आई कैप जे कैप का सारा नहीं ले रहा हूं मैं यहां. वेक्टर्स की टर्म्स में आंसर देना है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी पूछी है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अपॉन टाइम टेकन. अब ए से बी तक का टाइम कैसे निकालेंगे? ध्यान रहे ये जो ब्लू कलर का वेक्टर बनाया है ये पाथ नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है. पाथ तो वो रेड कलर वाला सेमी सर्कल ही है. तो टाइम को कैसे लिखेंगे? टाइम को अपन लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड. डिस्टेंस, क्या ए से बी तक का डिस्टेंस पता है? हाँ पता है. सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है? पाई आर. ये हो गया डिस्टेंस. अपॉन एवरेज स्पीड क्या है ए से बी तक की? वो तो हम सोच ही चुके हैं, वी है, क्योंकि स्पीड और एवरेज स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट. तो आंसर इज, आर कटता हुआ नजर आ रहा है, आंसर इज 2v/pi टूवर्ड्स ईस्ट. So these are our answers. Average velocity is 2v/pi towards east. Average speed is v. I hope clear होगा. Definition based सीधा सीधा सवाल है. आगे बढ़ रहे हैं. Illustration number 5. A person walks 30 meter towards east with constant speed 1 meter per second. अब फिर से वही ईस्ट वेस्ट की टर्म्स में बातें हैं, तो अपन एक मान लेते हैं सबसे पहले तो कि ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है. ठीक है, तो सबसे पहले बंदा 30 मीटर ईस्ट की तरफ गया, स्पीड भी दे रखी है, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया. चलो डायग्राम बना लेते हैं. मान लेते हैं पर्सन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ए पोजीशन से बंदे ने मोशन स्टार्ट की, 30 मीटर ईस्ट की तरफ उसने ट्रेवल किया, 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट. मान लेते हैं यहां बी पोजीशन पे पहुंच गया. यहां पहुंचने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया. सोच के देखो, अगर तुम ईस्ट की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट टर्न लोगे तो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाओगे. एंड रन्स 60 मीटर यूनिफॉर्मली इन 30 सेकेंड्स. ठीक है, तो ए से बी तक की डाटा जो है वो यहां लिख रहा हूं मैं. 30 मीटर का डिस्टेंस है और 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है. फिर बी से सी तक की जर्नी में 60 मीटर डिस्टेंस है. आगे 60 मीटर लेफ्ट टर्न लेने के बाद का डिस्टेंस, और टाइम दे रखा है, स्पीड नहीं दे रखी, 30 सेकेंड्स. उसके बाद देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड फॉर 50 सेकेंड्स. यहां से नॉर्थ की तरफ जाता हुआ बंदा अगर राइट टर्न लेगा तो वापस ईस्ट की तरफ मुड़ जाएगा. तो
ये हो गया, सी से वो राइट टर्न लिया उसने, स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड की और टाइम दे रखा है 50 सेकंड के लिए वो चला, और मान लेते हैं फाइनली इस डी पॉइंट पे पहुंच गया। बताना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बतानी है, क्या होगी विद डायरेक्शन। तो एवरेज स्पीड सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। कोई डायरेक्शंस का पंगा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अपॉन टाइम टेकन, टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम बी टू सी, टाइम फ्रॉम सी टू डी। अच्छा, ए से बी तक का डिस्टेंस डायरेक्टली गिवन है 30 मीटर्स, बी से सी तक का डिस्टेंस डायरेक्टली गिवन है 60 मीटर्स, और सी से डी तक का टाइम और स्पीड गिवन है। स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम इनटू स्पीड करके लिख सकते हैं। स्पीड 50 टाइम 50 सेकंड्स का, टाइम और स्पीड 1 मीटर पर सेकंड की, तो स्पीड इनटू टाइम करके अपन ने डिस्टेंस लिख दिया, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें देखो ध्यान से मीटर्स में आएंगी। ये 30 और 60 तो मीटर्स में गिवन ही था, और जैसे ही तुम 50 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होंगी, सेकंड कट जाएगा, मीटर में ही आएगा। ठीक है, आई होप डिस्टेंस सबको क्लियर होगा। अपॉन टाइम, ए से बी तक का टाइम, अब ए से बी तक का टाइम मेंशन नहीं है बट डिस्टेंस और स्पीड मेंशन है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके मैं टाइम लिख सकता हूं। अगेन सोच लो, सेकंड में टाइम आएगा, डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो कोई यूनिट कन्वर्जन का भी पंगा नहीं है यहाँ पे, सब आसान यूनिट्स हैं। ऐसा यूनिट्स में काम चल रहा है तो ऐसा यूनिट्स में ही आंसर आने वाला है। बी से सी तक का टाइम डायरेक्टली गिवन है 30 सेकंड्स का, बी से सी तक का टाइम डायरेक्टली गिवन है 30 सेकंड का, और सी से डी तक का टाइम भी डायरेक्टली गिवन है 50 सेकंड्स का। तो दिस इज द आंसर फॉर एवरेज स्पीड। कितना बन रहा है ये? 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 50 140 मीटर, अपॉन टाइम है 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 50 110 सेकेंड्स। तो आंसर इज 14/11 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई एवरेज स्पीड, जिसमें कोई वेक्टर का पंगा नहीं, सारी क्वांटिटीज स्केलर थी एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन में। अच्छा, अब आई एवरेज वेलोसिटी की बात। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम टेकन। तो सबसे पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सोचना होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस तरह का एक सिमिलर सवाल हमने पिछली वीडियो में भी किया था, जिसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करनी है, अपॉन टाइम तो हम यहाँ भी लिख ही चुके हैं, 30 प्लस 50 दैट इज टोटल टाइम इज 110 सेकेंड्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगले पेज पे जा रहा हूं मैं। एवरेज वेलोसिटी v एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज कौन सा वेक्टर होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज a से d तक का वेक्टर, ये वाला वेक्टर, दिस AD वेक्टर इज टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो AD वेक्टर अपॉन टाइम टेकन, टाइम को लिख ही देते हैं। टाइम इज अभी अभी हमने सॉल्व किया एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन में 110 सेकेंड्स। अच्छा, AD वेक्टर क्या है? AD वेक्टर की लेंथ क्या हम निकाल सकते हैं? AD वेक्टर की लेंथ निकालने के लिए ये ग्रीन वाला ट्राइंगल जो मैं बना रहा हूं, इस पे फोकस करो सभी बच्चे। AD वेक्टर डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, डायरेक्शन भी बतानी है, मैग्नीट्यूड भी। पहले मैग्नीट्यूड सोच रहा हूं मैं, तो इस पॉइंट का नाम M रख दिया कुछ। तो इस ADM ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे बेस और परपेंडिकुलर मिल जाए तो AD हाइपोटेन्यूज भी मिल जाएगा। तो A से लेकर B तक तो 30 मीटर दे ही रखा है। C से D तक ये स्पीड इनटू टाइम करके ये डिस्टेंस कितना है? ये 50 मीटर का डिस्टेंस है B से M तक का। और M और D के बीच का डिस्टेंस ये भी दे रखा है, ये बिल्कुल CB डिस्टेंस जितना हो जाएगा 60 मीटर्स का। तो दिख रहा है यहाँ पे अपने को साफ साफ, A से M तक बेस जो है इस ADM ट्राइंगल का बेस है 80, 30 प्लस 50 80, और ये MD परपेंडिकुलर जो है वो है 60। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से अपॉन 110। ये तो हो गया मीटर पर सेकंड में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगले स्टेप में कैलकुलेट भी कर लेंगे। इसके अलावा डायरेक्शन भी सोचनी है। AD वेक्टर की डायरेक्शन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, AD वेक्टर की डायरेक्शन को ब्लाइंडली नॉर्थ ईस्ट मत बोल देना।
नॉर्थ ईस्ट वो डायरेक्शन होती है जो 45 डिग्री एंगल पे होती है, तो एडी वेक्टर की डायरेक्शन हमें ये एंगल सोचना होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कुछ वेक्टर है, ये यहां दिख रहा है हमें, राइट साइड और ऊपर की तरफ कुछ ये वेक्टर है, बट ये एंगल थीटा 45 तो नहीं है, कितना है सोचो। tan थीटा जो है वो 60/80 है। tan थीटा इज परपेंडिकुलर 60 बाय बेस 80। 60/80 मतलब 3/4। tan थीटा 3/4 कब होता है? जब थीटा 37 डिग्री हो। तो 37 डिग्री एंगल है, ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री एंगल है। अगर ये 45 होता तो हम नॉर्थ ईस्ट बोल देते, बट 37 डिग्री है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो दिस इज अवर आंसर फॉर एवरेज वेलोसिटी। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसको आई कैप जे कैप की टर्म्स में करते हैं, कर सकते हो, लेकिन आंसर को आई कैप जे कैप की टर्म्स में नहीं छोड़ना, बिकॉज कहीं भी क्वेश्चन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन नहीं है। अगर तुम मान रहे हो कुछ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो तुम लेट कर रहे हो, उसकी टर्म्स में आंसर छोड़ने में सब्जेक्टिव पेपर में नंबर कट सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शंस होंगी ही नहीं आई कैप जे कैप में। ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्वियसली अंग्रेजी में लैंग्वेज में ही लिखी होंगी, ये लैंग्वेज जिसको अपन 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी बोल सकते हैं। ये सब बातें अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस हुई हैं। तो ये कितना है? रूट 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इज 100, 36 प्लस 64 100 होता है। 100 अपॉन 110 दैट इज 10/11 मीटर पर सेकेंड। 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक था ये, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सबको चमक रहा होगा, यही उम्मीद करता हूं। अलविदा, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।